दोस्तों, जब मुगल भारत में आए थे तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो 300 वर्षों तक राज करेंगे। उससे पहले भारत पर बाहर से आए कई लुटेरों ने हमला किया था और भारत के वीर योद्धाओं ने उन्हें हराया भी था। मुगलों ने वीर भारतीय योद्धाओं और उनके साम्राज्यों को हराया, उनकी सत्ता और पूरे भारत पर कब्जा किया। भारत में मुगल इतिहास 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक फैला है। कुछ लोग तो इस समय को भारत का गोल्डन एरा भी कहते हैं। अपने प्रशासन के लिए एक फर्म फाउंडेशन के साथ मुगल एक सॉलिड इकोनॉमी और फ्लोरिशिंग ट्रेड स्थापित करने में कैपेबल थे। पर क्या आपने कभी ये सोचा या जानने की कोशिश की है कि आखिर ये मुगल थे कौन और कहां से आए थे? कितने साल किया इन्होंने भारत के ऊपर राज और इनका अंत कैसे हुआ और कब हुआ? इन्हीं सब सवालों के जवाबों को पाने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मुगल थे कौन। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था, जो एक सेंट्रल एशियन शासक था जो अपने पिता की ओर से टर्को मंगोल विजेता तैमूर और अपने माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। सेंट्रल एशिया में अपने एंसेस्ट्रल डोमेन से बेदखल बाबर ने अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए भारत का रुख किया। उसने खुद को काबुल में स्थापित किया और फिर अफगानिस्तान से खैबर के माध्यम से भारत में अपनी सीमाओं को तेजी से साउथ वार्ड की तरफ धकेला। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को हराया। हालांकि इस समय तक लोदी का साम्राज्य पहले ही चरमरा रहा था और ये वास्तव में राजपूत कन्फेडरेसी था जो मेवाड़ के राणा सांगा के सक्षम शासन के तहत नॉर्दर्न इंडिया की सबसे मजबूत शक्ति थी। बयाना के युद्ध में उन्होंने बाबर को हराया था। आगरा के पास लड़े गए एक डिसिसिव बैटल में बाबर की तैमूर सेना ने सांगा की राजपूत सेना को हरा दिया। ये लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि इसने अगली 2 शताब्दियों के लिए नॉर्दर्न इंडिया के भाग्य को सील कर दिया था। 6 मई 1529 को बाबर ने पटना के पास गोगरा के तट पर बिहार और बंगाल के संबद्ध अफगानों से मुलाकात की और फिर युद्ध में उन्हें हरा दिया। इस लड़ाई के साथ बाबर ने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में 40 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं की ओर। बाबर के बेटे हुमायूं को साम्राज्य के फैक्ट के बजाय होप्स विरासत में मिली, क्योंकि 1526 में पानीपत, 1527 में खानुआ और 1529 में घाघरा में मुगल जीत से अफगानों और राजपूतों को केवल रिस्ट्रेन किया गया, लेकिन मुगल वर्चस्व के साथ एडजस्टमेंट स्थापित नहीं किया गया था। गुजरात के बहादुर शाह अफगान और मुगल प्रवासियों द्वारा प्रोत्साहित ने राजस्थान में मुगलों को चुनौती दी और हालांकि हुमायूं ने 1535 में गुजरात पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1537 में बहादुर की मृत्यु के साथ ही वहां का खतरा समाप्त हो गया। इस बीच भाग गए एक अफगान सैनिक शेर शाह सूरी ने बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था। उसने हुमायूं को चौसा में 1539 में और कन्नौज में 1540 में हराकर उसे भारत से निकाल दिया। 1544 में ईरान पहुंचकर हुमायूं ने 1545 में कंधार पर विजय प्राप्त की। हुमायूं ने फरवरी 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया और सरहिंद में पंजाब के विद्रोही अफगान गवर्नर सिकंदर सीर को हराने के बाद उसने जुलाई में दिल्ली और आगरा को दोबारा जीत लिया। हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। दिल्ली में उनका मकबरा उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद बनाया गया। आइए बात करते हैं मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के बारे में। हुमायूं की मृत्यु के कुछ महीनों के भीतर उसके गवर्नर्स ने कई महत्वपूर्ण शहरों और क्षेत्रों को खो दिया, जिसमें दिल्ली भी शामिल था। हेमू एक हिंदू मंत्री जिसने अपने लिए सिंहासन का दावा किया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने रीजेंट बेरम खान की मदद के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई यानी कि 1556 में हेमू को हराया और फिर दिल्ली के लिए मार्ग की कमान संभाली। हालांकि अकबर को एक बेहद छोटा किंगडम विरासत में मिला, लेकिन वो एक एक्सट्रीमली कैपेबल रूलर साबित हुआ। साम्राज्य को चलाने के लिए उसने जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाया, वे 1 और 1.5 सदी तक मुगल के कंटिन्यूड सर्वाइवल के पीछे के मुख्य कारणों में से एक था। अकबर की सरकार के नोटेबल फीचर्स में से एक हिंदू और विशेष रूप से राजपूत की भागीदारी थी। अकबर अपने प्रशासन में सभी लेवल्स पर हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करने में किसी भी पिछले मुस्लिम शासक के कंपैरिजन में कहीं अधिक सफल रहा।
जिन्होंने अकबर की सुप्रीमेसी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेवाड़ की लंबी लड़ाई के बाद अकबर ने 1568 में चित्तौड़, आज का चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर लिया और इसके निवासियों का कत्लेआम किया। इस बीच अकबर को अपने अब मुख्य रूप से गैर मुस्लिम विषयों से एक्टिव सपोर्ट प्राप्त करते हुए एक मुस्लिम शासक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक तरीके की आवश्यकता थी। जजिया टैक्स को रद्द करने के अलावा उन्होंने युद्ध के कैदियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। अपनी नॉन सेक्रेटेरियन पॉलिसीज को लीगल बनाने के लिए उन्होंने 1579 में एक सार्वजनिक फरमान जारी किया, जिसमें मुस्लिम धार्मिक मामलों में खुद को सुप्रीम आर्बिटर होने का अधिकार घोषित किया गया। उन्होंने तब तक धार्मिक ग्रांट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए थे, जो अब हिंदू पंडितों, जैन और ईसाई मिशनरियों और पारसी पुजारियों सहित सभी धर्मों के विद्वान और लोगों के लिए उपलब्ध थे। सम्राट ने दीन इलाही नाम का एक नया आदेश बनाया, जो मुस्लिम रहस्यमय सूफी भाईचारे पर आधारित था, लेकिन राज्य की सेवा में अलग अलग समूहों को एकजुट बनाने के मोटिव से तैयार किया गया था। अकबर की सरकार की दूसरी नोटेबल फीचर्स में मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को वेल एडमिनिस्ट्रेटेड करना शामिल था। ऐसा लगता है उन्होंने किसानों को अत्यधिक मांगों से और राज्य को धन की हानि से बचाने के प्रयास में अधिक एफिशिएंट रेवेन्यू असेसमेंट और कलेक्शन की स्थापना की है। अपने शासनकाल के अंत में अकबर ने विजय के एक नए दौर की शुरुआत की। 1586 में कश्मीर क्षेत्र, 1591 में सिंध, 1595 में कांधार पर कब्जा कर लिया गया था। मुगल सेना विंध्य रेंज में दक्षिण में दक्कन में चली गई। 1601 तक खानदेश, बरार और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अकबर के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। आइए बात करते हैं मुगल साम्राज्य के अगले शासकों जहांगीर और नूरजहां के बारे में। अकबर के बेटे जहांगीर ने अपने पिता की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और हिंदू धर्म के प्रति उनकी टॉलरेंट पॉलिसी दोनों को जारी रखा। अपने आप में उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मेवाड़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट की समाप्ति थी, एक राजपूत रियासत जो अकबर की सबऑर्डिनेशन से बच गई थी। इसके राणा ने जहांगीर को सजेरियन के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अन्य प्रिंसिपैलिटीज के कंपैरिजन में अधिक इंडिपेंडेंस बनाए रखी। 1611 में उन्होंने मेहर अल निसा से शादी की, जिसके बाद में उन्हें नूरजहां का नाम से जाना गया। उनके तीसरे बेटे राजकुमार खुर्रम ने अगले वर्ष अपनी भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की। जब जहांगीर ने 1613 में दक्षिण में कैंपेन्स को आगे बढ़ाने के लिए कई वर्षों के लिए आगरा छोड़ दिया, तो नूरजहां अपने पिता इस्तिमाद अल दावला के साथ उसके भाई सैफ खान और उसकी भतीजी के पति राजकुमार खुर्रम शाही दरबार में डिसीजन नहीं तो बहुत प्रभावशाली हो गए। जहांगीर के लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। नूरजहां ने शासक के कई कर्तव्यों को संभाला और यहाँ तक कि उनके नाम पर फरमान भी जारी किए। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां को अपनी बची हुई जिंदगी के लिए जेल में रखा गया था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शाहजहां के बारे में। राजकुमार खुर्रम थ्रोन प्राप्त करने में सफल रहे और उनका शाही नाम शाहजहां पड़ा। शाहजहां ने 1628 से 58 तक शासन किया। उनका शासन डेक्कन स्टेट्स के खिलाफ सफलताओं के लिए उल्लेखनीय था। 1636 तक अहमदनगर पर कब्जा कर लिया गया था और गोलकुंडा और विजयपुरा को ट्रिब्यूटरीज बनाने के लिए मजबूर किया गया था। 1638 में कंधार के फारसी गवर्नर अली मर्दन खान ने उस किले को मुगलों को सौंप दिया। 1646 में मुगल सेना ने बदख्शन और बल्ख पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1647 में बल्ख को छोड़ दिया गया। 1649, 1652 और 1653 में से फिर से जीतने के प्रयास में विफल रहे। 1649 में फारसियों ने कंधार पर विजय प्राप्त की। शाहजहां ने 1648 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद शाहजहानाबाद का एक नया शहर बना। अपनी पहली राजधानी आगरा में उन्होंने 2 महान मस्जिदों, मोती मस्जिद और आगरा की जामी मस्जिद का निर्माण किया। आगरा में बना ताजमहल उनके शासनकाल का एक मास्टरपीस है और उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। लेकिन बल्ख और बदख्शां के खिलाफ उनके अभियान और कंधार को पुनर्प्राप्त करने के उनके प्रयासों ने साम्राज्य को दिवालिया होने की कगार पर ला दिया। आइए अब जानते हैं मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब के बारे में। सितंबर 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ गया तो उसके पुत्र दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद ने सिंहासन की मांग की। उत्तराधिकार के एक लंबे युद्ध ने औरंगजेब को एकमात्र विजेता बना दिया।
अपने लंबे शासनकाल के पहले दशकों में औरंगजेब ने अपने प्रीडिसेसर्स की विजय के लिए नुस्खा जारी रखा, अपने दुश्मनों को हराना, उन्हें समेटना, उन्हें शाही सेवा में रखना। इस प्रकार 1666 में अपनी हार के बाद मराठा प्रमुख शिवाजी को गुलाम बनाने के लिए मजबूर किया गया था। बाद में उसी वर्ष हालांकि वो मुगल दरबार से बच गए और मुगल साम्राज्य को नए सिरे से चुनौती दी। इस पहले से ही विकट चुनौती के अलावा मुगलों को कई बार विद्रोह का सामना करना पड़ा और औरंगजेब का रवैया और नीति सख्त होने लगी। उन्होंने हिंदुओं को पब्लिक ऑफिस से बाहर कर दिया और उनके स्कूलों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। औरंगजेब द्वारा लगाए गए भारी करों ने लगातार खेती की आबादी को कमजोर कर दिया। 1707 में औरंगजेब दक्कन के मराठों को कुचलने में विफल रहा और वहीं उसकी मृत्यु हुई। और अब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह II को 1857-58 के भारतीय विद्रोह में शामिल होने के बाद अंग्रेजों द्वारा रंगून बर्मा में रवाना कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह अंत हुआ एक विशाल मुगल साम्राज्य का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।